नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 3 पेपर 7 पर कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है कि विज्ञान की पूर्व कल्पनाओं का वर्णन हम लोग करेंगे आज, यानी कि साइंस की पूर्व कल्पनाओं का वर्णन हम लोग करेंगे। विज्ञान की पूर्व कल्पना, जिससे तात्पर्य है कि प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के समान ही मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है? इस सब के भांति ही मनोविज्ञान भी एक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान के समान अपने विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सिस्टम से ही सारा उपयोग होता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और चूंकि मानव व्यवहार न केवल जटिल बल्कि रहस्यमय भी दिखता है, बहुत ही रहस्यमय दिखता है। अतः ऐसी परिस्थिति में इसका अध्ययन सामान्यतः कठिन होता है, परंतु विज्ञान कुछ ऐसी निश्चित पूर्व कल्पना करता है जिसके अनुसार चलने पर व्यक्ति के व्यवहार की एक नियमित एवं सतत तंत्र के रूप में समझना आसान हो जाता है। विज्ञान की ऐसी पूर्व कल्पनाएं निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे कि पहला पॉइंट है, प्रकृति बोधगम्य होता है। इसमें देखा गया है कि विज्ञान की तीसरी पूर्व कल्पना यह होती है कि प्रकृति के नियम बोधगम्य होते हैं। प्रकृति जितना भी रहस्यमय या जटिल क्यों न हो या दिखे, हम लोग यह पूर्व कल्पना करते हैं कि इसे समझा जा सकता है। यह संभव है कि हम लोग अभी तक प्रकृति के कुछ पहलुओं को नहीं समझ सकते हो, परंतु फिर भी यह पूर्व कल्पना करते हैं कि अंततः हम लोग उसे समझ लेंगे। सचमुच में इस तरह की पूर्व कल्पना से व्यक्ति प्रकृति के बारे में भी सीखता है। वह दो ढंग से प्रभावित होती है। पहला, हम लोग मात्र विश्वास के आधार पर किसी कथन को स्वीकार नहीं करते हैं। विश्वास से मतलब किसी भी कथन को बिना प्रश्न किए या सबूत के ही उसकी सच्चाई को स्वीकार कर लेने से होता है। दूसरा, कोई भी वैज्ञानिक इसे ज्ञात तथ्य के भीतर तार्किक एवं तर्क संगत ढंग से किसी कथन को अभिव्यक्ति कर सकता है कि उसे समझाया भी जा सकता है। अगर एक ही कथन का अंश या एक भी कथन का भी अंश आपस में परस्पर विरोधी लगे, या अगर दोनों कथन एक दूसरे का विरोधी दिखे, तो तार्किक रूप से या निश्चित रूप से संभव हो पाता है कि उसमें से किसी एक को ही सही ठहराया जाएगा। जो अगर दोनों में तार्किक रूप से संभव होगा तो उसमें से किसी एक को ही ठहराया जा सकता है। व्यवहार का स्वरूप नियतिवादी होता है। क्या होता है? व्यवहार का स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यवहार का स्वरूप नियतिवादी होता है। इसमें हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूर्व कल्पनाओं की जाती है। प्राणी का व्यवहार कुछ कारणों से निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राणी का व्यवहार व्यक्ति के अपने स्वतंत्र इच्छा या पसंदगी से प्रभावित होकर कुछ पूर्वानुमान, पहचाने योग्य और स्वाभाविक कारकों से निर्धारित होता है। मनोविज्ञान की पूर्व कल्पना यह होती है कि व्यक्ति कोई विशेष व्यक्तिशील गुणों की अभिव्यक्ति अपने स्वतंत्र इच्छा से नहीं करता, और न ही अपनी स्वतंत्र इच्छा से अनुसार व्यक्ति किसी परिस्थिति में व्यवहार करता है। व्यवहार का नियम व्यक्ति को कुछ खास तरह का गुण दिखलाने तथा किसी खास परिस्थिति में किसी खास ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि व्यक्तिक विभिन्नता के कारण एक ही परिस्थिति में कोई भी दो व्यक्ति समान ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता, फिर भी मनोविज्ञान यह पूर्व कल्पना करता है कि प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जो प्रत्येक व्यक्ति भिन्नता को शासित करता है। तीसरा पॉइंट है, प्रकृति विधि सम्मत होता है। क्या होता है? प्रकृति विधि सम्मत होता है। इसमें भी हम देखते हैं कि प्रकृति विधियों के समान
इसमें भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक वैज्ञानिकों के समान मनोवैज्ञानिक भी यह पूर्व कल्पना करते हैं कि प्रकृति के कुछ नियम हैं जो जीवन प्राणियों के व्यवहार को शासित करते हैं। व्यवहार प्राकृतिक नियमों से नियमित होते हैं, फलतः किसी भी व्यवहार की व्याख्या विशिष्ट कारण एवं प्रभाव के रूप में संभव है। यदि यह सही है कि कुछ स्वाभाविक नियम ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से भी सभी तरह के प्राणियों के समूह का वर्णन किया जा सकता है, फिर भी कुछ विशिष्ट नियम ऐसे बनाए गए हैं जो समूह के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने से संबंध नियम ऐसे हैं जो मनुष्य पर लागू नहीं होते, परंतु जब मनोवैज्ञानिक कुत्तों के लैंगिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं या मनुष्य के भाषा विकास का अध्ययन करते हैं तो यह प्रकृति के ऐसे नियम का अध्ययन कर रहे होते हैं जो एक समूह के सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी मत है कि यह सोचना है कि एक शोध अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के नियम को परख करता है और ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अध्ययन का फोकस बिंदु काफी सीमित रहता है। इनके अनुसार इन नियमों की खोज तथा उसकी निर्णायक परिभाषा देना एक कठिन एवं जटिल प्रक्रिया होता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं को एक ही व्यवहार के अध्ययन की परस्पर विरोधी व्याख्या एवं परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः व्यवहार के छोटे से छोटे पहलुओं के अध्ययन पर सर्वसम्मति बनाने में काफ़ी समय, धन एवं श्रम लगता है। इन सभी पर सीमाओं के बावजूद हम लोग या पूर्व कल्पना करके चलते हैं कि सभी तरह के और असदृश्य परिणामों को समन्वित करना संभव है ताकि प्रकृति के नियमों को सही ढंग से समझा जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि स्पष्ट होता है कि विज्ञान की कुछ पूर्व कल्पनाएं होती हैं। इन पूर्व कल्पनाओं के एक आशय स्पष्ट किया है कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका विज्ञान के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता, जैसे चमत्कार या करामात एक ऐसा विषय है जिसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चमत्कार प्रकृति के नियमों के नहीं मानता, क्योंकि चमत्कार जो है प्रकृति को नियमों को नहीं मानता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यवहार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यवहार विधि सम्मत, नीतिवादी तथा बोधगम्य हो। अब इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं और इसमें किसी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी प्रकार की अगर कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें और जितने भी विद्यार्थी हैं इसको अच्छे से स्टडी करें और इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि शेयर जितना कीजिएगा लोगों का ज्ञान उतना बढ़ेगा और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आपको फ़ायदा इससे मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि जो भी वीडियो हम डालें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।